नमस्कार। मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं लौकिक साहित्य, जो कि आदिकालीन साहित्य का एक भाग है। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, आदिकाल का काल विभाजन एवं नामकरण, आदिकालीन साहित्य में हमने चर्चा की नाथ साहित्य पर, जैन साहित्य पर, सिद्ध साहित्य पर एवं इसी प्रकार जो प्रमुख आयाम है हिंदी साहित्य के इतिहास खंड में, उसको हम देखते हुए चल रहे हैं, समझते हुए बेहतर तरीके से, कम समय में ज्यादा जानते हुए हम चल रहे हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा लौकिक साहित्य, जो कि आदिकालीन साहित्य का ही एक भाग है। अब इसमें बात करें तो आदिकालीन साहित्य में धार्मिक साहित्य भी रचा गया और प्रशस्ति परक काव्य भी रचे गए, लेकिन इससे इतर भी कुछ रचनाएं जिन्हें हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। अब धार्मिक साहित्य में क्या होता था, धर्म से संबंधित रचनाएं होती थी। प्रशस्ति परक में क्या होता था कि जो आश्रयदाता होते थे उनकी प्रशंसा में काव्य रचना करते थे, जो ये चारण कवि होते थे ये लोग। किंतु प्रायः ऐसा कहा जाता है कि इसमें सिर्फ वीर परक रचनाएं ही ज्यादा मिलती, किंतु ऐसा नहीं। हमने यहाँ पर भक्ति परक भी रचनाएं देखी, हमने सिद्ध देखा, हमने नाथ देखा, हमने जो है जैन देखा, और इसके बाद यहाँ हम देखेंगे लौकिक साहित्य। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ वीरता का वर्णन करने वाली यानी कि वीर परक रचनाएं ही मिलती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं लौकिक साहित्य की। रासो साहित्य का विकास क्यों हो गया इतना? क्योंकि इसको राजाश्रय मिल गया था तत्कालीन परिस्थिति में। जैसे हम रीति काल में आकर देखते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तो उसमें जो रीतिबद्ध थे उन्हें राजाश्रय मिल गया था पूरी तरह से। या फिर हम भाषा के संदर्भ में ही देख लें, जैसे अवधी भाषा थी, ब्रज भाषा थी, तो उनको आगे चल के रीतिकाल में ब्रज भाषा को राजाश्रय मिल गया, तो ब्रज भाषा का विकास अधिक हो गया था। इसी प्रकार आदिकाल में ऐसा हुआ कि रासो काव्य जो रचा गया, यानी कि इनके रचयिताओं को, जो प्रशस्ति परक काव्य रचे गए, इनको राजाश्रय मिल गया। तो क्या हुआ कि उस समय राजाओं का, यानी कि जो सामंत होते थे, उनका गुणगान करने वाली रचनाएं अधिक रची गई। लौकिक साहित्य में क्या मिलता है अपने को, ये जान लेते हैं। तो लौकिक साहित्य में अगर हम बात करें तो इसमें, जैसा हमने रासो काव्य में देखा था कि उसमें आम जनमानस से कोई संबंध कवि को नहीं रहता था, किंतु यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ जो कवि है उसका आम जनमानस से सीधा संवाद होता है। इसमें जो रचनाएं हैं वे आम बोलचाल की भाषा में है और आम जनमानस को आधार बनाकर रची गई रचनाएं हैं। इसमें जो है रासो साहित्य का विकास जो है राजाश्रय में हुआ, इस पर हमने चर्चा की। लौकिक साहित्य में जीवन की रची बसी विषय वस्तु को साहित्य का आधार बनाया गया, यानी कि जो लौकिक साहित्य रचने वाले कवि होते थे वे आम जन जीवन को आधार बनाकर रचनाएं किया करते थे, जिसमें अलंकरण ना होकर जीवन का स्वाभाविक पक्ष और एवं उसकी स्वाभाविक दशाओं का चित्रण इन्होंने किया है। आदिकाल में राजस्थान, दिल्ली, मुल्तान, अवध, मिथिला आदि क्षेत्रों से लौकिक साहित्य हमें मिलता है, प्राप्त होता है, क्योंकि इसके कुछ कवि जो हैं वे इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित थे, जिसमें संदेश रासक, ढोला मारू रदूहा, उक्त व्यक्ति प्रकरण जैसी रचनाएं शामिल हैं, तथा अमीर खुसरो तथा विद्यापति जैसे कवि शामिल हैं। अमीर खुसरो दिल्ली के थे, विद्यापति मिथिला क्षेत्र के निवासी थे। इसी प्रकार सभी रचनाएं रही है, चर्चा करेंगे हम आगे। संदेश रासक, जो कि लौकिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है आदिकाल के अंतर्गत।
तो इस पर चर्चा अनिवार्य है। संदेश रासक 12वीं-13वीं सदी की रचना ठहरती है अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो, जो कि आदिकाल का ही एक भाग है। और इसकी प्राप्ति कहां से हुई? तो इसकी प्राप्ति हमें होती है मुल्तान क्षेत्र से। अपभ्रंश भाषा में रची गई है और यह भाषा आम बोलचाल के करीब अधिक है। कवि की बात करें तो अब्दुल रहमान है या अद्द हमार भी उन्हें कहा जाता है। ये प्राकृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु इन्होंने व्याकरणिक स्तर को पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने आम जनमानस की बोलचाल की भाषा को अपने काव्य का आधार बनाया और यही कारण है कि इसे तत्कालीन दौर में या आज के दौर में भी हम पढ़ने को पा रहे हैं, इससे इतनी प्रसिद्धि हासिल हुई। बोलचाल की भाषा से जुड़ी होने के कारण संदेश रासक में लोक संवेदना का सहज विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसमें इस चीज का वर्णन कवि ने किया है। यह एक दूत काव्य है। दूत काव्य क्या होता था? जैसे हम संस्कृत साहित्य में देखते हैं मेघदूत जैसे काव्य जो कालिदास ने रचा था, इस प्रकार का काव्य है। मूल कथा की बात करें अगर संदेश रासक के मूल कथा की बात करें तो इसमें मंगलाचरण, आत्म परिचय, षड ऋतु वर्णन, रूप वर्णन जैसे शास्त्रीय रूढ़ियां प्रचलित है, किंतु इसमें नारी की करुणा का अत्यंत मार्मिक वर्णन कवि ने किया है। इसमें जो नायिका है वह विजयनगर साम्राज्य की है, जिसका पति धनार्जन के लिए बाहर खंबात गया हुआ है और वह उसके विरह की स्थिति में, और नायिका एक पथिक के माध्यम से अपनी विरह वेदना व्यक्त करते हुए अपने पति तक अपना संदेश पहुंचाती है। तो इस प्रकार की इसमें कथा जुड़ी हुई है। इसमें प्रकृति का जो है और ग्राम्य जीवन का बेहतर तरीके से वर्णन किया है कवि ने। तो ये रहा संदेश रासक। और दूसरी रचना देखें, ढोला मारूरा दुहा। दूसरी रचना जो ठहरती है वह ढोला मारूरा दुहा है, लगभग 11वीं सदी की रचना है। इसके कवि का नाम हमें ज्ञात नहीं है और इसकी रचना में जो इसकी रचना का आधार है उसमें लोक कथा को आधार बनाया गया, जिसमें राजकुमार ढोला मुख्य पात्र के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, जिसमें ढोला 2 विवाह करता है, जिसमें एक पत्नी मारवाड़ी तथा दूसरी पालवाड़ी रहती है। विवाह के तुरंत बाद ये कहीं भ्रमण पर निकल जाते हैं और वहां इनका प्रेम हो जाता है पालवाड़ी से। तो मारवाड़ी जो है इनकी पहली पत्नी, वो अपनी विरह वियोग की दशा का वर्णन जो है करती है कि उसके पास संदेश भेजती है राजकुमार के पास, किंतु राजकुमार वहां दूसरी स्त्री के प्रेम में है और वह वहां फंसा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर चीजें उद्घाटित करने की गई हैं। और इसमें जो यह काव्य है, इसमें पुरुष की स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति कि पुरुष जो चाहता है वही करता है। हम जो सामान्य दृष्टिकोण था रासो काव्य का, वो उसका असर यहाँ भी परिलक्षित हो रहा है। देखिए कि पुरुषवादी जो विचारधारा थी, यानी कि जो उसकी स्वेच्छाचारी विचारधारा थी, मनोवृत्ति थी, उसका वर्णन इस काव्य में हमें, इस साहित्य में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही नारी जीवन की पराधीनता का और उसकी व्यवस्था का भी वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार पहली पत्नी उनकी जो मारवाड़ी है वह विरह की स्थिति में है और वह पराधीन भी है, यह हमें इस साहित्य में देखने को मिलता है। ढोला मारूरा दुहा एक लोक कथा है जो आम जनमानस में प्रचलित है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के आत्मीय रिश्तों को भी कृतिकार ने बेहतर तरीके से उभारा है, रेखांकित किया है। तो ये है लौकिक साहित्य। इसमें बचते हैं अभी अमीर खुसरो, विद्यापति और जो छिटपुट कवि बच जाते हैं, इन पर अलग वीडियो में चर्चा की जाएगी। अभी के लिए इतना ही।
अगला वीडियो हमारा आएगा भक्ति काल पर। सो बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।